Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 26 ऑफ सितंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 26 सितंबर 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो कोई नया करंट अफेयर हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा हर संडे में हम लोग पिछले पूरे वीक का रिविजन लेते हैं। तो जैसे हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी आर्टिकल डिस्कस करें हैं उन सभी आर्टिकल का कंपाइलेशन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पूरे सप्ताह का रिविजन होगा जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे इस डेली करंट अफेयर के सीरीज का। तो बढ़ते हैं आगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में और इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना ये चाहूँगा कि देखो यहाँ पर जो इस लेक्चर का पीडीएफ है ये मैं आपको मंथ के एंड में प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि होगा क्या, पूरे सितंबर का मंथली कंपाइलेशन भी मैं इस बार कवर करने वाला हूँ। तो मंथ के एंड में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पूरे मंथ के करंट अफेयर एक ही वीडियो के अंदर प्लस एक ही पीडीएफ के अंदर आपको ये मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो मंथ के एंड तक आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है इसके लिए। लेकिन जो कंपाइलेशन है वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे। मंडे में हमने क्या डिस्कस किया था और मंडे से लेकर सैटरडे तक पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूं, जो जो डिस्कस किया था फटाफट एक रिवीजन लेंगे। काफ़ी डिटेल में हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो मंडे में हमने सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया था कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में लगभग हमने डिस्कस किए थे 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया को कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया से, और हम लोग वेरियस अपने डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। वो कैसे, आगे हम लोग बात करेंगे। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आपको मालूम होगा इस आर्टिकल को पीआईबी में कवर किया गया था और साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में आसियान का एक वर्चुअल समिट हुआ है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये समिट हुआ था और इस समिट के अंदर यहाँ पर इंडिया ने फोकस किया कि हम लोग अपनी आसियान कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज हैं। आसियान के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दिया। 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो है ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ये आप लोग एक आइडिया रखना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये सारी कंट्रीज ईस्टर्न साइड में पड़ती हैं, इसी वजह से इंडिया जो है यहाँ पर अभी ईस्टर्न साइड पर फोकस कर रहा है। एक और यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आपको मालूम होगा कि हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर फोकस रखेंगे। तो इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की चर्चा करी है। पहला प्रोजेक्ट क्या था, तो आपको ध्यान रखना है, पहले प्रोजेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो यहाँ पर एक हाईवे है जो कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। तो इंडिया ने अपनी कनेक्टिविटी देखो फिर से ईस्टर्न साइड में बढ़ाई है, क्योंकि इधर म्यांमार आ जाएगा, नीचे थाईलैंड जाएगा। तो यहाँ से इंडिया एक हाईवे निकालेगा। हाईवे कहाँ से शुरू होगा, इंडिया के अंदर जो ये मोरे तमु है यहाँ से ये हाईवे शुरू होगा, म्यांमार के मांडले से कनेक्ट होगा, मांडले से ये जाएगा बागो तक जो कि यांगोन वाला रीजन है। यांगोन से फिर यहाँ पर ये थाईलैंड के पास में एक तरीके से बॉर्डर के पास एक एरिया है मायावड़ी करके, तो वहां पे जाके कनेक्ट होगा। तो इससे यहाँ पर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी ये बना रहा है ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हो, एक प्रोजेक्ट तो यह है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ईस्टर्न साइड में इंडिया क्या काम कर रहा है या ईस्टर्न साइड में इंडिया अपनी कैसे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो इन प्रोजेक्ट्स के आपको नाम लिखने हैं डेफिनेटली। उसके बाद हमने सेकंड प्रोजेक्ट डिस्कस किया था। इंडिया का सेकंड इनिशिएटिव है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज फोकस रखनी है, कालाधन क्या है, कालाधन एक रिवर पड़ती है यहाँ पर, इस वजह से इसका नाम कालाधन बोला गया है। मल्टी मॉडल क्या है, मल्टी मॉडल मतलब इसके अंदर देखो यहाँ पर समुद्र का रास्ता भी है, नदी का रास्ता भी है, प्लस रोड का रास्ता भी है, इस वजह से यहाँ पर इसको मल्टी मॉडल बोला गया है। और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ सर सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सिंपल हो गया। तो इंडिया में जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन, खासकर कोलकाता वाला जो रीजन है, कोलकाता से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाएंगे। कोलकाता से सी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, मतलब समुद्र के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी कहां पे करी जाएगी, रिवर कालाधन से। यहां पे आप कह सकते हो म्यांमार में, यहां पर आस पे म्यांमार के पास में एक सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा भारत से। अब यहां पर भारत सितवे पोर्ट को कनेक्ट करेगा सी के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से, लगभग 539 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। अब आप कहोगे समुद्र से आगे कैसे जाएगा, तो समुद्र से फिर यहां पर एक रिवर पड़ती है, रिवर कालाधन, तो इस नदी के माध्यम से यहां पर आगे तक जाएगा, पलेटवा तक यहां पर एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाएगी रिवर से। फिर रिवर के बाद आगे एक हाईवे है, पलेटवा से कलेटवा तक एक हाईवे है, यहां पर कनेक्टिविटी बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रख सकते हो। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है, वो है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो इसके ऊपर भारत फोकस कर रहा है।
उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट क्या है? तीसरा प्रोजेक्ट है मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन मकसद यह है कि भारत को फिर से कनेक्ट करना। चेन्नई से यहाँ पर ये कनेक्टिविटी शुरू होती है, चेन्नई से डायरेक्ट ये इंडोनेशिया को कनेक्ट करेगा और फिर इंडोनेशिया से अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, चेन्नई से इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया से यहाँ पर अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर एक फोकस रखा गया है वापस से ईस्टर्न साइड के ऊपर। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, एक और प्रोजेक्ट जो कि बहुत पॉपुलर है, BCIM इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर BCIM क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर ये निकल रहा है बांग्लादेश से, ठीक है, फिर उसका चाइना से, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया और म्यांमार। तो यहाँ पर ये 4 कंट्री से निकल रहा है। आप देख सकते हो कोलकाता से अगेन ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, बांग्लादेश में ढाका से निकलेगा, फिर इधर सिलहट पड़ेगा, सिलहट को कनेक्ट करेगा, सिलहट से यहाँ पर निकल कर आएगा, वापस म्यांमार के मांडले से कनेक्ट किया जाएगा, और मांडले से कहाँ पे जाएगा? डायरेक्ट चाइना के अंदर कुनिंगमिंग में यहाँ पर ये कनेक्ट करने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये 4 प्रोजेक्ट्स का नाम ले सकते हो जब भी यहाँ पे बात आएगी कि भारत यहाँ पे कनेक्टिविटी बना रहा है ईस्टर्न साइड में। तो बिल्कुल 4 प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं, इनके ऊपर फोकस चल रहा है आज के टाइम पर। तो ये आप एक यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक और जबरदस्त आर्टिकल यहाँ पर पिछले सप्ताह कवर किया गया, वो था आर्सेनिक का कॉन्टेमिनेशन बहुत देखने को मिला। जो आर्सेनिक है ना, ये टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ है जो कि यहाँ पर पानी के अंदर पाई गई, और बिहार वाले रीजन के अंदर बहुत सारे केसेस आर्सेनिक के निकल कर आए। और आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा बॉडी के अंदर हो जाने से क्या होता है, यहाँ पर आप इस प्रकार से हाथ में देख रहे होंगे, ये दाग पड़ जाते हैं, हाथ के साथ साथ पैर में भी ये दाग पड़ जाते हैं, प्लस और भी बहुत सारी यहाँ पर डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है ह्यूमन बींग्स के अंदर जब जब उसके अंदर आर्सेनिक का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल था। आर्सेनिक जो है बिहार के अंदर पानी के साथ साथ जो वहाँ पे खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि वो गेहूं हो गया या फिर आलू हो गया, उसके अंदर भी पाया गया। उसके अंदर क्यों पाया गया? ऑब्वियस सी बात है, पानी से सिंचाई हो रही है, ठीक है, पानी से यहाँ पर एक तरीके से जब भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो, उसकी सिंचाई कर रहे हो, तो वो जो आर्सेनिक है वो एग्रीकल्चर फूड के अंदर भी पहुंच गया, और उन फूड की वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ये आर्सेनिक बढ़ता हुआ नजर आया। तो रीसेंट स्टडी ने बताया बिहार के अंदर आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ग्राउंड वाटर के साथ साथ फूड चेन में भी पहुंच गया। फूड चेन में कैसे पहुंचा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बोला जाता है आर्सेनिक अगर ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो ये एक टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, एक जहर बन जाता है। एक तरीके से रेगुलेटेड वे में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस मात्रा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आर्सेनिक से अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं, तो भारत के अंदर आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सारे एरियाज है जो कि आर्सेनिक से अफेक्टेड है। खासकर फोकस करें, अभी हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। आर्सेनिक से क्या होता है, देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे एक तरीके से डिसफंक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन्स है, ब्रेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आप सही से एक तरीके से जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाते। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दिक्कत होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह, किडनी कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। उसके बाद एंडोक्रिन के अंदर बहुत सारी जैसे डायबिटीज़ वगैरह वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है, लंग कैंसर देखने को मिलता है। प्लस जो बच्चे हैं, बच्चों को भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। बच्चों का अंदर जो दिमाग है उसको जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्टिविटी होती है वो सही से नहीं हो पाती है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है जिसके अंदर आर्सेनिक का लेवल बढ़ जाता है। ओके ना, उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था तारबॉल्स के बारे में। तारबॉल काफ़ी चर्चा में थे। मुंबई के जुहू बीच पर और वर्सोवा बीच पर तारबॉल्स काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आए। यहाँ पर इस प्रकार के काले काले आपको ये छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रहे होंगे। तो रिसेंटली यहाँ पर ब्लैक ऑयल एमिनेटिंग बॉल्स इनको बोला गया था, तारबॉल्स हैं ये। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, सारे सोर्सेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार के पिक्चर्स बाहर निकल कर आए थे, आप देख पाओगे तेल जैसी छींटे लग रही हैं। हाँ, तो ऐसी गोल गोल ये तारबॉल्स पाए गए और ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, पैर में चिपक जाते हैं। काफ़ी बदबूदार तारबॉल्स हैं, इनको छुटाने में काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाता है, धोना पड़ता है बार बार, उसके बाद जाकर ये छूटते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बीच पर लोगों को दिक्कत हुई इन तार बॉल्स की वजह से। नाउ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट द तार बॉल एग्जैक्टली इज। जो तार बॉल है ये डार्क कलर के आपको देखने को मिलेंगे, काले कलर के हैं, बिल्कुल स्टिकी बॉल्स है, चिपचिपे से यहाँ पर ये बॉल्स देखने को मिलेंगी। ये तेल के एक तरीके से बॉल है, मतलब कि ऑयल के बॉल्स हैं। होता क्या है, मान लो समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत सारे यहाँ पर शिप्स हैं। कभी कभी शिप के अंदर कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यही तेल जो है यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में फैल कर यहाँ पे तार बॉल बन जाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पर एक तरीके से शिप है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे जहाज आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे। समुद्र के अंदर जो जहाज है वो वेस्ट ऑयल छोड़ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट ऑयल समुद्र के अंदर छोड़ा जाता है, वो भी तार बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभार यहाँ पर ऑयल की माइनिंग होती है, तो उसकी वजह से तार बॉल्स यहाँ पे बन जाते हैं, ऑयल आ जाता है बाहर। तो जो तार बॉल्स हैं ये ऊपर यहाँ पे ओशन के सरफेस पे देखने को मिलते हैं तैरते हुए। अब होता क्या है, जब जब यहाँ पे हवा चलेगी बीच की
की साइड पर। होता क्या है, मानसून के टाइम पर लगातार जो हवा है वो बीच की साइड पर चलती है, तो यहाँ पर जब बीच की साइड पर हवा चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो तार बॉल बहते बहते बीच पर आ जाएंगे। तो बीच पर आ गए और इनसे आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये तार बॉल क्या इंसानों के लिए खतरनाक है, अभी कोई स्टडी ऐसी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैरीन एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारे जो जानवर है वो इन तार बॉल्स को खा रहे हैं और खाने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल था चर्चा में, ऑकस ग्रुपिंग। अभी पिछले हफ्ते ऑकस चर्चा में आया। ऑकस 3 कंट्रीज का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 कंट्रीज का यहाँ पर ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर ऑकस ग्रुपिंग बोला गया है। ये तीनों कंट्रीज साथ में आई थी, तो द हिंदू का आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन कंट्रीज ने मिलकर क्या क्या डिस्कशन किया था तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक इन कंट्रीज के द्वारा रखा गया, ये सब मिलकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर फोकस करेंगी। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर इसके ऊपर शांति बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना का एग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर तीनों कंट्रीज ने मिलकर ये फोकस किया। देखो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूके है और एक यूएस है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं डिफेंस माध्यम में कमजोर है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन की, बाय द वे सबमरीन 2 टाइप की होती हैं, पहले भी मैं काफी बार बता चुका हूं। एक होती है यहाँ पर कन्वेंशनल सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन जो कि पानी के अंदर लंबे समय तक नहीं रह सकती, लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो कि पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है आज के टाइम पर बहुत कम कंट्रीज के पास है, जैसे कि इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन कंट्रीज के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो इसमें यूके और यूएस दोनों के पास है। तो यूके और यूएस मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इससे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी पावर मिलती हुई नजर आने वाली है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से फोकस क्वाड का है, क्वाड यहाँ पे जो 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इसका मेन फोकस है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। उसी प्रकार से ऑकस ग्रुपिंग का भी यहाँ पर ये काम देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक पीसफुल मिशन हुआ था साल 2021 का। ये एक्सरसाइज हम लोगों को देखने को मिली थी। बाय द वे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मेंबर्स हैं, क्या रिसेंटली कोई बदलाव हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बदलाव हुआ है तो वो पिछले हफ्ते हुआ होगा और आगे आर्टिकल आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर लगभग अभी मैं आपको फिलहाल अभी जो मेंबर बता रहा हूँ वो दूसरा है। अभी यहाँ पे एक आर्टिकल अपडेट भी होगा आगे, तो यहाँ पर उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, यहाँ पर ये कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या कोई नई कंट्री है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, यहीं पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके अंदर एक तरीके से इन कंट्रीज के बीच में एक पीसफुल मिशन हुआ, पीसफुल मिशन 2021। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है, इस मिशन का फायदा क्या है। देखो इस मिशन का मेन फायदा यह है कि यहाँ पर इन कंट्रीज के बीच में, एससीओ मेंबर स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा यहाँ पर एक कंट्रीज पास में आती हुई नजर आएंगी। ये मेन फोकस रखा गया था। प्लस उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होगा मेन फोकस हमारा इंडिया के ऊपर होना चाहिए। तो इंडिया ने एससीओ को कब ज्वाइन किया, तो साल 2017 में इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया था। एक चीज और याद रखना, इंडिया के साथ ही पाकिस्तान ने भी साल 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाल ही में यहाँ पर एक डॉल्फिन चर्चा में थी, जिसको हम लोग व्हाइट साइडेड डॉल्फिन बोलते हैं। व्हाइट साइडेड क्यों बोलते हैं, इस डॉल्फिन का जो इधर का साइड है ये पूरा व्हाइट कलर का है, इस वजह से इसको व्हाइट साइडेड डॉल्फिन बोला गया है। अब इस डॉल्फिन को फैरो आइलैंड पर मारा गया, और एक आध डॉल्फिन नहीं है, सौयों की यहाँ पर कगार में यहाँ पर इन डॉल्फिन को मारा गया, उस वजह से ये चर्चा में आएगी। देखिए आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे आर्टिकल है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डॉल्फिन को मारा गया। तो हम लोग यहाँ पर काफी सारी चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज तो ये डॉल्फिन कहाँ पे मारी गई है, फैरो आइलैंड्स पर। फैरो आइलैंड्स कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्वेजियन सी पर आपको ये फैरो आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फैरो आइलैंड्स के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज, इधर आइसलैंड पड़ जाएगा, इधर शेटलैंड आइलैंड्स हैं, इधर आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा, देन उसके बाद यहां पर पूरा का पूरा आपको यूके देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और, फैरो आइलैंड्स एग्जैक्टली कहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक सी पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, ये व्हाइट साइडेड डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है, जो कि मतलब यूजुअली पूछ लिया जाता है, या फिर इसका IUCN स्टेटस क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट साइडेड डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है लैगेनरोनाइसेंस एक्वाटस करके, यहाँ पर इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। नाम अजीब सा है, यहाँ पर एक बार आप लोग स्पेलिंग इसकी देख लेना। अब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो नाम है एक तरीके से कॉमन रखा गया है इसके व्हाइट स्ट्राइप्स की तरफ। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले आप देख सकते हो
तो यहाँ पर इसके साइड में एक वाइट कलर का लंबा सा स्ट्रिप है, जो कि मैंने भी आप लोगों को फ्रंट वाले एक बड़े से पिक्चर में भी दिखाया था। इसका नाम अलग अलग जगह से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लेगनोस लिया गया है, फिर उसका राइनस लिया गया है, एकटस लैटिन वर्ड से लिया गया है, अलग अलग जगह से यहाँ पर इसका नाम पूरा डिसाइड किया गया। हैबिटेट की बात करें तो ये जो डॉल्फिन है ये ज़्यादातर आप लोगों को नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस वाले रीजन के अंदर ज़्यादातर आपको ये डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ बेरेंट सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, एजोरेज हो गया, यहाँ सभी पर पाई जाती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है, मतलब इनकी जनसंख्या अभी अच्छी खासी है, ठीक है, अच्छी खासी जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रकार से मारा जाएगा तो इनकी जनसंख्या भी खत्म हो जाएगी। नाउ अगर हम बात करें जो ये डॉल्फिन्स है इंडियन वाटर्स के अंदर कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो इंडियन वाटर्स के अंदर दो प्रकार के डॉल्फिन्स आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और दूसरी होती है एरावडी डॉल्फिन। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आपको मालूम होगा पिछले हफ्ते ही एक और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था। सरकार ने न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर को अनाउंस कर दिया कि एक नया बैड बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ने नया बैड बैंक बना दिया है और ये जो बैड बैंक है ये काफ़ी मदद करने वाला है बहुत सारे बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स की, उनको NPA को रिकवर करने के लिए। सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। NPA क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक तरीके से क्लियर वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक सेकंड में यहाँ पर एक ओपन कर लेता हूँ सही से एक जगह पर जहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर इस वाले एरिया में हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले तो 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। 2-3 चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जो बैड बैंक है, बैड बैंक का काम देखो यहाँ पे अच्छा है, इसका नाम ही बैड बैंक है लेकिन काम इसका बहुत अच्छा है। बैड बैंक के अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक होता है NARCL, ठीक है, और इसके अंदर दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगा IDRCL। अगर आपसे कोई पूछे ना क्वेश्चन बैड बैंक क्या होता है, तो आप सिंपल सा NARCL प्लस IDRCL ये बता देना, एक फॉर्मूला बता देना कि ये बैड बैंक है। NARCL क्या है, IRD, मैं फिर से बोला IDRCL क्या है, यहाँ पर इसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अभी डोंट वरी, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो बैड बैंक क्या है आपने समझ लिया, NARCL है प्लस IDRCL है। अब यहाँ पे हमें समझना यह है NPA क्या होता है, जिसको यहाँ पर रिकवर करने के लिए बैड बैंक को बनाया है। NPA को हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, मान लो बैंक हो गया, बैंक ने क्या करा, लोन दे दिया किसी को। अब बैंक ने लोन किसको दिया, इस व्यक्ति को लोन दे दिया, इंडस्ट्रीज को लोन दे दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन लोन लेने के बाद ये चुका नहीं पाए। अब जब लोन चुका नहीं पाए तो ये NPA के अंदर कन्वर्ट हो गया। बैंक के पास वापस से ना लोन आया ना बैंक के पास इंटरेस्ट आया। और NPA का टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब बैंक ने जो लोन दिया है इसके 90 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए बैंक के पास, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज वगैरह आ जाना चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर नहीं आया तो वो NPA डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। मतलब बैंक का पैसा डूब गया, बैंक ने लोन दिया था, बैंक का पैसा डूब गया। अब बैंक को उसको रिकवर भी तो करना है, बिल्कुल ना तो बैंक बर्बाद हो जाएंगी कंट्रीज की, लोग उसमें पैसा डालेंगे ही नहीं, बैंक खत्म हो जाएंगी, तो इससे तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो यहाँ पर बैंक रिकवर करता है, लेकिन उस किस प्रकार से रिकवर करता है पहले उससे पहले आपको समझना होगा। देखो बैंक जब भी लोन देता है किसी व्यक्ति को तो उसके रिगार्डिंग अपने पास सिक्योरिटी रख लेता है, जिसको आप कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हो, सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब बैंक ने आपको 100 करोड़ रुपए दिए, आपकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है आपने उसके बदले में गारंटी के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी होगी ना बैंक के पास, कि हाँ 100 करोड़ रुपए का मेरा ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्लॉट हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, सब कुछ यहाँ पर आपने बैंक के पास गिरवी रख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैंक के पास आपका एसेट है ना। तो बैंक के पास क्या है, आपका एसेट, और आप पैसे ले गए, आपका पैसा डूब गया, तो बैंक के पास अभी भी एसेट है आपका। तो बैंक कहां से रिकवर करेगा पैसा, इसी एसेट को बेचकर पैसा रिकवर करेगा। क्वेश्चन ये है अब इस एसेट को बेचने का प्रोसेस क्या होगा। अब इस एसेट को बेचने का काम बैड बैंक का है। तो बैड बैंक यहां पर किस प्रकार से बेचेगा, तो हम लोग यहां पर इसको समझेंगे, ठीक है। बैड बैंक खरीदे बेचेगा कैसे, तो ये हम लोग समझेंगे। एक मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। तो बैड बैंक के अंदर अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे थे। एक हमने देखा था NARCL, जिसका एक तरीके से फुल फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा यहाँ पर जो है वो है IDRCL, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब मैंने जैसे बताया कि बैंक के पास एसेट है, बैंक का पैसा तो डूब गया, ठीक है, वो कोई लेके भाग गया, मतलब भाग गया कह सकते हो, या फिर एक तरीके से लोन डूब गया बैंक के पास, लेकिन उसका एसेट है, बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर एसेट रखा है। तो यहाँ पर बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक का जो NARCL है, ध्यान से सुनना, बैड बैंक का जो NARCL है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बैंकों से एसेट को खरीद लेगी। ये बैंकों से जो इनके पास एसेट रखे हैं, जिसका पैसा इनके पास नहीं आया है, वो उन एसेट को यहाँ पर NARCL खरीद लेगा। अब आप कहोगे खरीदने के बाद क्या होगा, खरीदने के बाद बेच देगा। तो आप कहोगे बैंक को इसके बदले में क्या मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा,
बैड बैंक ने क्या करा, इनसे एसेट खरीदा, खरीदने के बाद ये लोग 15% तो पैसा तुरंत दे देंगे, खरीदने के बाद हाथों हाथ 15% पैसा बैंक को मिल जाएगा उसका। लेकिन होगा क्या, बाकी जो 85% पैसा होगा वो ये एसेट बेचने के बाद जो इनके पास पैसा आएगा उसमें से देंगे। ये यहाँ पे फोकस रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे NARCL क्या खरीदेगा, और इसमें यहाँ पर जो IDRCL इसका क्या वर्क है, फिर IDRCL का वर्क ये है, NARCL तो बैंक से एसेट को खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर बेचने का काम कौन करेगा, बेचने का काम IDRCL करेगा। यानी कि NARCL ने जो एसेट खरीदा उसको बेचेगा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। तो आपको ध्यान रखना है IDRCL उसको बेचने का काम करेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 15% तो पहले अमाउंट दे दिया जाएगा बैंक को, लेकिन बचा कुचा जो 85% है वो एसेट बेचने के बाद मिलेगा। तो एसेट जब बेचने के बाद इनको पैसा मिला, हो सकता है ये ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं, हो सकता है कम रिकवर कर जाएं। अगर ज़्यादा रिकवर कर जाते हैं तो जो बचा कुचा पैसा है वो उनको देकर जो इन कंपनीज के पास बचेगा वही अपने पास पैसा रख लेंगे, इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रखा गया। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये जो NARCL है ये शुरुआत में 15% बैंक को कैसे देगा, इसके पास तो कोई पैसा है नहीं, तो 15% ये कैसे प्रोवाइड करवाएगा। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो यही तो मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पर यह है, सरकार ने क्या करा है, 30,600 करोड़ रुपए अनाउंस करे हैं कि सरकार यहाँ पर 30,600 करोड़ रुपए किसको देगी, 30,600 करोड़ यहाँ पर NARCL को प्रोवाइड करवाएगी। NARCL यहाँ पर ये पैसा बैंकों को शुरुआत का 15% देकर उनसे एसेट खरीदेगा, फिर एसेट को बेचने के बाद जो पैसा रिकवर होगा वो बाद में पैसा बैंकों को दिया जाएगा, जो बचा कुचा पैसा होगा वो NARCL रख लेगा, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है बैड बैंक का। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मालूम होगा, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और एक तरीके से जो ये रिफॉर्म्स है ये रिलीफ का काम करेंगे, मतलब इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम देने वाले हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पे अप्रूव करा है एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बोला तो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। जो टेलीकॉम सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है कौन से सेक्टर होते हैं, जो कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया। वोडाफोन आइडिया काफ़ी पिट चुके हैं, एयरटेल जियो यहाँ पर दो ही कंपनीज मेनली आपको देखने को मिलेंगी आज के टाइम पर इंडियन मार्केट के अंदर इन द टेलीकॉम सेक्टर। अब यहाँ पर इनको फायदा क्या दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर देखो बहुत पैसा आज के टाइम पर लगा पड़ा है। लगा पड़ा मतलब है इनको बहुत पैसा चुकाना है। अभी हुआ क्या था कि हाल ही में यहाँ पर सरकार ने AGR रेवेन्यूज लेकर आए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सरकार ने ये बोला जो टेलीकॉम सेक्टर, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एयरटेल का, एयरटेल के पास, या चलो जियो का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जियो ने यहाँ पर एक तरीके से जियो का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को जियो क्या करेगा, जियो यहाँ पर इस रेवेन्यू को सरकार के साथ शेयर करेगा। सरकार ने ये बोला, ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार बिल्कुल सही कह रही है, आप लोग रेवेन्यू शेयर करो। तो यहां पर ये क्वेश्चन रखा गया। अब आप कहोगे रेवेन्यू शेयर करने के लिए बोला गया, बिल्कुल। अब रेवेन्यू जो शेयर करा गया इनके पास बहुत ज़्यादा ये अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। अब इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ गया। अब यहाँ पर बोला गया कि देखो जो ये कंपनीज हैं वो अपना रेवेन्यू तो शेयर करेंगी, रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पर मतलब सरकार ने बोला जो रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ये लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिचार्ज वगैरह करवा रहे हैं, रिचार्ज देते हैं, वाईफाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उन सबका जो रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं उसमें से यहाँ पर अपने रेवेन्यू जो है सरकार के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जियो ने बोला चलो ठीक है हम लोग अपना रेवेन्यू शेयर कर देंगे जो भी हम कमा रहे हैं। लेकिन सरकार ने बोला सिर्फ ये नहीं, आप अलग से जो भी पैसा कमा रहे हो, चाहे अपने आप मोबाइल फोन्स निकाल कर कमा रहे हो, चाहे अपनी कोई स्कीम्स निकाल कर कमा रहे हो, सभी में से रेवेन्यू आप शेयर करोगे। तो यहाँ पर इनकी अटक गई टेलीकॉम सेक्टर की, तो सभी में से इनको रेवेन्यू शेयर करना था और रेवेन्यू बहुत लंबा था। आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ अमाउंट बताया गया था, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास, यहाँ पर उससे ज़्यादा ही यहाँ पर ये रेवेन्यू था एक तरीके से। तो यहाँ पर इतना अमाउंट अभी देना है, किसको देना है, यहाँ पर ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इनको देना है सरकार को, लेकिन ये अभी तक दे नहीं पाए। तो यहाँ पर दे नहीं पाए तो उसके अंदर सरकार ने इन कंपनीज को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया, छूट दी, लगभग तो रिलैक्सेशन दिया कि 4 साल के पास आपके पास 4 साल का टाइम है और आप यहाँ पर इसमें अपना ड्यूज प्रोवाइड करवा सकते हो, ड्यू पे कर सकते हो, और ड्यू के साथ साथ जो भी अपना इंटरेस्ट है वो भी आप पे करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया। दूसरा यहाँ पे फोकस क्या रखा गया, दूसरा यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर से यहाँ पर ये बोला गया, अभी तक क्या होता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या हो रहा था, अभी तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो होता था लगभग 49% तक,
49% तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता था, लेकिन इसको बदल दिया गया। यहाँ पर इसको बदलकर बोला कि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% होगा। 100% यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और जो ये इन्वेस्टमेंट होगा ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू होगा। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना ही आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है, ना ही यहाँ पर सरकार की अप्रूवल की जरूरत है। आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी बाहर की कंट्रीज हैं वो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये छूट मिली। उसके बाद जो कस्टमर्स हो गए जो पोस्टपेड से प्रीपेड पर शिफ्ट हो रहे हैं, प्रीपेड से पोस्टपेड शिफ्ट हो रहे हैं, जब ये शिफ्ट होता है तो उनको नो योर कस्टमर करके एक नया फ्रेश एक तरीके से फॉर्म भरना होता है। अब यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये बोला गया। साथ ही साथ आने वाले टाइम पर जो भी स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी यहाँ पर छूट मिलनी होगी, जो भी मीटिंग होगी, वो छूट आगे यहाँ पर देते रहेंगे टेलीकॉम सेक्टर को, ये बोला गया था। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, प्लस यहाँ पर ये जो टेलीकॉम सेक्टर है थोड़ा सा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ईजिली यहाँ पर अपना बिजनेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमने देखी थी। नेक्स्ट आर्टिकल हमने बात करी थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यहाँ पे चर्चा हो रही थी, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। भारत के अंदर जो क्राइम है वो काफी हद तक बढ़ते हुए नजर आए। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल दिया। एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, पहले इसके बारे में जान लो क्योंकि यहाँ पर इसी ने ये डेटा पब्लिश किया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसको बनाया गया था 1986 में। किसके अंडर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसका मेन काम है साल भर में एक स्टैटिस्टिक्स निकालना जिसमें पता चले कि हाँ कंट्री के अंदर क्राइम कैसे कैसा हुआ है, कि वीमेन के प्रति कितना क्राइम हुआ है, अलग प्रकार के क्राइम हुए हैं, बड़े हैं या घटे हैं। तो ये मेन काम यहां पर एनसीआरबी करता है। तो एनसीआरबी ने डेटा निकालकर बताया कि देखो यहां पर साल 2019 और 20 को कंपेयर करें तो साल 2020 के अंदर जो दंगे हैं या फिर अपराध हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। कम्युनल राइट्स यहां पर साल 2019 में यहां पर 438 थे, ये इंक्रीज होकर 857 पहुंच गए। जो भी यहाँ पर जाति को लेकर बहुत सारे दंगे देखने को मिले हैं, या फिर एक तरीके से यहाँ पर जो रिलीजन को लेकर, ठीक है, यहाँ पर रिलीजन को लेकर जो दंगे देखने को मिले हैं, या फिर यहाँ पर जाति को लेकर जो दंगे देखने को मिले हैं वो भी बढ़े हैं। एग्रेरियन राइट्स भी बढ़े हैं, आंदोलन भी बढ़े हैं, और प्लस जितने भी अलग अलग एक तरीके से क्राइम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला अगर हम बात करें स्टेट्स की, राज्य वाइज अगर बात करें, तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं साल 2020 के अंदर, ये डेटा बताता है। तमिलनाडु के बाद केरला है, केरला के बाद दिल्ली है, देन उसका सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये तो जो टॉप 3 है, ये टॉप 3 किसके अंदर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है साल 2020 के अंदर। और ये जो टॉप 3 स्टेट हैं, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम क्राइम हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आइडिया रखना है, अपने जो है एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में चर्चा हो रही थी, हाल ही में सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई है ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए। तो ये पीएलआई स्कीम क्या है इसको हम समझेंगे। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा 26,058 करोड़ रुपए का पीएलआई स्कीम। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मकसद क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, पीएलआई स्कीम, इसमें सरकार बोलती है कि आप प्रोडक्शन करो, जो भी इंडस्ट्रीज आप प्रोडक्शन करो, इसके बदले में सरकार आपको इंसेंटिव देगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिक्री को बढ़ाओ, इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, प्लस उसके बदले में आपको सरकार पैसा प्रोवाइड करवाएगी, अच्छा पैसा प्रोवाइड करवाएगी। ये होती है पीएलआई स्कीम। अब यहाँ पर पीएलआई स्कीम जारी करी गई। यहाँ पर कैबिनेट ने क्लियर करा कितना है, 25,938 करोड़ रुपए यहाँ पे क्लियर करे कि ये स्कीम को ये पैसा दिया जाएगा। किन किन के लिए ये पैसा दिया जाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, यानी आप व्हीकल्स बनाओ उसके बदले में आपको ये पैसा मिलेगा, प्लस उसके बाद आप ड्रोन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो उसके बदले में ये पैसा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसेंटिव बोला 26,058 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव है वो आने वाले 5 साल में दिया जाएगा। किसको, ऑटो वाले सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को। अब इससे क्या होगा, जब यहाँ पे पैसा दिया जाएगा तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि हाँ यार हमें पैसा मिलेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा लोगों की जरूरत होगी, जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से ड्रोन के अंदर देखने को मिलेगा। ड्रोन के अंदर बोला गया कि 120 करोड़ रुपए हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर, और इससे बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है इसके अंदर ज़्यादा लगता हुआ नजर आएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्लस यहाँ पर भी जॉब्स वगैरह बढ़ती हुई नजर आएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, यूनाइटेड इन साइंस 2021 की एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक रिपोर्ट को पब्लिश करा। इन्होंने बताया दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, मतलब क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो जो गर्मी है वो लगातार हमारे पृथ्वी के ऊपर इंक्रीज होती जा रही है। इससे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। प्लस यहाँ पर लोगों ने अपना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट सेट कर रखा था कि आने वाले सालों के अंदर लगातार हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंट को टैकल करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आज के टाइम पर टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, पिछले 5 सालों के अंदर बहुत तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, एमिशन जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। साल 2021 के अंदर हायर एमिशन देखने को मिला,
उसके बाद यहाँ पर जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, जो सी का लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सी लेवल भी राइज हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। सन 1900 से लेकर 2018 के बीच में अगर हम बात करें तो 20 सेंटीमीटर का सी लेवल इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। और ये सारी कंसर्न वाली चीज़ें हैं कोस्टल एरियाज के लिए। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था मैमोथ केव। मैमोथ केव यूएस के अंदर है। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पर जो एक तरीके से केव थी ना, इसको जब वापस से मेजर करा गया तो ये 8 माइल लंबी यहाँ पर और इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। 8 माइल और ऐड कर दिया गया है, मतलब ये केव थोड़ी सी और लंबी हो चुकी है। मेजर करने पर यह बताया गया जो इसकी ऑफिशियल लेंथ है मैमोथ केव की, वो एक्सटेंड करके 420 माइल्स कर दी गई है। ये मैमोथ केव काफ है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप मैप देख पा रहे होंगे। यूएसए के ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर आपको मैमोथ केव नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। और ये मैमोथ केव नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है बहुत पहले ही। सर 1981 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिल चुका था। अब यहाँ पे पता चला ये जो केव है इसके अंदर 8 माइल्स थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये जो मैमोथ केव नेशनल पार्क है बेसिकली ये यूएस के जो स्टेट ऑफ केंटकी है उस स्टेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, ये जो केव है ना, ये जो गुफा है ना, इसका जो टोपोग्राफी है वो एक कास्ट टोपोग्राफी है। कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, इस प्रकार का लैंडस्केप होता है। एक रिवर बहकर आती है, पहाड़ों में से रिवर बहकर आती है, एक गड्ढा होता है, गड्ढे में रिवर ये घुस जाती है, ठीक है। जो पानी ऑब्वियसली बात है, कहीं पे गड्ढा है तो पानी घुस जाएगा, उसके अंदर जो पानी है वो घुस जाएगा नीचे, नीचे डायरेक्ट पानी गिरेगा तो नीचे जाकर फिल होगा, ठीक है। नीचे एक आपको ये केव टाइप पे गुफा टाइप का ये देखने को मिलती है। इस प्रकार की टोपोग्राफी होती है। गुफा होती है, गुफा में पानी बह रहा है, गुफा में नीचे यहाँ पे नदी बह रही है जिसको अंडरग्राउंड यहाँ पर रिवर बोला गया है। प्लस यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसको अंडरग्राउंड लेक बोला गया है, ठीक है। अब ये जो गुफा है ये कैसे टिकी है, तो आपको ये 2 पिलर दिख रहे होंगे। इन 2 पिलर्स के ऊपर ये गुफा पूरी टिकी हुई है। ऐसे यहाँ पर पिलर्स बहुत सारे होते हैं और गुफा बनी हुई होती है। इन पिलर्स को क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो ऊपर से निकलता है, यानी कि देखो यहाँ पर जो ये ऊपर से निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से सेलेक्टाइट, ठीक है, स्टैलेक्टाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्टैलेक्टाइट। जो ऊपर से निकलता है इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे से निकलता है इसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। अब यहाँ पर ये दोनों निकलते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारी जगह पर ये आपस में मिल जाते हैं। अब बहुत सारी जगह पर आपस में मिल जाते हैं तो पिलर बन जाता है, उसके ऊपर ये गुफा बन जाती है। तो इस प्रकार की आपको यहाँ पर ये वाली मैमोथ केव देखने को मिल जाएगी। इस गुफा की लेंथ काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। इस प्रकार की गुफा की टोपोग्राफी है, ये आप आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था 15वां ईस्ट समिट एनर्जी देखने को मिला था। ये एक तरीके से एक मिनिस्टर मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पर जो मिनिस्टर मीटिंग हुई थी इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस किया गया। जो 15th ईस्ट एशिया समिट एनर्जी हुई है, इसकी जो मीटिंग हुई है, इसका जो साल 2021 का थीम था वो क्या था, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये जो मीटिंग है इसका मेन मकसद ये था, जो आसियान कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था आगे ही, आसियान कंट्रीज के साथ अपना जो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है उसको इंक्रीज करना, प्लस आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर जो एनर्जी के मामले में आगे ग्रो करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ही मेन फोकस यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि इसका नाम ही एनर्जी तरीके से समिट है, एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पर इस पे मेन फोकस ये रखा गया कि भारत जो आसियान कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ईस्टर्न साइड पे कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारत अपना यहाँ पर एक लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाता है कि हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे, यहाँ पर ग्रो करेंगे अपने रिलेशंस को। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ जो समिट हुआ है वहाँ पर भारत ने डिस्कस किया जो एनर्जी का मामला है उसमें हम लोग इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। ईस्ट एशिया समिट क्या है, तो इस एशिया समिट को एस्टेब्लिश करा गया था साल 2015 में, आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। और यहाँ पर मेन फोकस यही करा जाता है, जो भी 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं वो क्या हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये समिट फोकस रखता है। वो एनवायरमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं, जब भी मीटिंग होती है तो एनवायरमेंट का मुद्दा उठाया जाता है, प्लस एनर्जी का। देन उसके बाद एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज हो गए, पेंडेमिक डिजीज हो गई, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या आसान कनेक्टिविटी हो गई। तो इन इश्यूज़ को यहाँ पर ये ईस्ट एशिया समिट के अंदर उठाया जाता है। ये एक छोटा सा आइडिया रखना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में हमने हाल ही में डिस्कस किया था WTO करके, यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर WTO का एग्रीमेंट है उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने बातचीत करी। उस मीटिंग के अंदर यहाँ पर एक कंसर्न उठाया गया। कंसर्न यह है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आज के टाइम पर WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की वजह से यहाँ पर इन कंट्रीज को आज के टाइम पर हो रहा है बहुत नुकसान। मुद्दा क्या है इसको हम समझेंगे। हाल ही में क्या हुआ, लगभग G33 समिट को एड्रेस किया गया, ठीक है। G33 इनफॉर्मल मिनिस्ट्रल जो मीटिंग है उसको एड्रेस किया गया था। और मैं आपको बता दूं, जो ये G33 है इसके अंदर 47 मेंबर्स हैं, बहुत सारी जगह पर 48 मेंबर्स दिखा रहा है। मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कल या परसों में, ठीक है, क्या है एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे 47, विकीपीडिया पे 48 दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 47 आप याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत जो ज़्यादा सोर्सेस है, जो मेजर सोर्सेस है, वहाँ पर 47 ही कंट्रीज दिखाई गई है। तो G33 के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर 47 यहाँ पर
डेवलपिंग कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये WTO है, पहले हम इसको समझते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बॉडी लाई गई थी ना, इससे पहले एक और बॉडी हुआ करती थी। इससे पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। WTO को 1995 में लाया गया। जब WTO को लाया गया तो WTO का मेन फोकस यह था कि कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर के मामले में डोमिनेट ना करे। मतलब कोई भी कंट्री एक तरीके से आप कह सकते हो सभी कुछ प्रोडक्शन ना करे, सभी कुछ यहाँ पर सभी कंट्रीज को सेल ना करे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया आज के टाइम पर क्या कर रहा है, इंडिया टॉप पर आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो 1 या 2 पर रहता है हमेशा। तो इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, प्लस यहाँ पर ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है वो दुनिया भर कंट्रीज को प्रोवाइड करवाता है। अब आपको अगर दुनिया भर की कंट्रीज को प्रोवाइड करवाता है तो इंडिया डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और ये WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर WTO ये बोलता है कि आप जो अपने कंट्री के अंदर फार्मर्स को सब्सिडी दे देते हो, सब्सिडी 3 प्रकार की हमारी कंट्री में दी जाती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक एम्बर बॉक्स के अंदर आती है, एक ब्लू बॉक्स के अंदर आती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर सरकार यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट फंड करती है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा मुद्दा नहीं उठता है, सिर्फ एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। दूसरी सब्सिडी यहाँ पर सरकार देती है, जैसे सपोर्ट प्राइस होता है, जैसे कि यहाँ पर फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। यही तो मुद्दा है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर WTO कहता है आप अपने किसान भाइयों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं तो फिर इससे इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में सबसे ऊपर रहता है। इंडिया दुनिया भर में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर आप MSP नहीं दोगे, WTO ये बोलता है कुछ समय तक दोगे, उसके बाद यहाँ पर MSP को बंद कर दोगे। इसी वजह से आज के टाइम पर आपको मालूम होगा जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसी चीज़ को लेकर हो रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, फार्मर यानी किसान भाई चाहते हैं कि हम लोग को MSP लाइफ टाइम मिले, MSP हमेशा मिलती रहे, इसको सरकार क्लियर कर दे। सरकार इसको क्लियर कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार अगर क्लियर कर देगी तो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर देगी। ये यहाँ पे मुद्दा उठता है। ब्लू बॉक्स की बात करें तो ब्लू बॉक्स में यहाँ पे सरकार सपोर्ट करवाती है, इक्विपमेंट्स वगैरह, जो फार्मर्स हैं उनको इक्विपमेंट्स वगैरह देकर सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये 3 प्रकार की सब्सिडीज होती हैं। तो यहाँ पर WTO का यही मुद्दा, यानी कि WTO ये कहता है कि MSP हटाओ, यहाँ पर अपने जो एक तरीके से कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर आप सपोर्ट दे रहे हो फार्मर्स को, वो सपोर्ट देना बंद करो। तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया, मीटिंग रखी कि WTO का जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन ये गलत है, WTO को ये बदलना पड़ेगा। ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था 21वां SCO समिट हुआ था। आपको मालूम होगा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 21वां समिट हुआ। इस समिट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हाल ही में। बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ है उसको जाने से पहले ये जान लेना, ये समिट तजिकिस्तान के दुशानबे में हुआ था, और यहाँ पर बदलाव ये हुआ कि ईरान को एज अ 9th मेंबर एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी तक SCO के अंदर 8 मेंबर्स हुआ करते थे, अब यहाँ पर +9 के अंदर ईरान आ चुका है। ठीक है, तो एक आइडिया रख सकते हो, आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ईरान जो है SCO का नवा मेंबर है, आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर और भी बहुत सारे डिस्कशन करे गए थे, जैसे कि यहाँ पर अफगानिस्तान का इशू उठाया गया कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बवाल हो रहा है, तो अफगानिस्तान के अंदर कैसे शांति बनाई जा सकती है। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इलीगल वेपन्स का ट्रेड हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे मुद्दे को यहाँ पर इस SCO की समिट में उठाया गया था। बाय द वे SCO क्या है, तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। एक तरीके से यहाँ पे सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं। इसको बनाया गया था साल 2001 के अंदर। SCO के चार्टर को साइन किया गया था 2002 के अंदर। ये काम वर्किंग में चालू हो गया था 2003 से ये काम कर रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हो ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लगभग 8 कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर एक और कंट्री जुड़ चुकी है, नवा मेंबर यहाँ पर इसका ईरान बन चुका है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ है। इसका जो परमानेंट बॉडी है SCO का सेक्रेटेरिएट बीजिंग के अंदर देखने को मिल पाएगा, और साथ ही साथ इसकी एक और बॉडी है जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, वो ताशकेंत के अंदर है। ये आप याद रखना। जो चेयरमैनशिप है वो हमेशा रोटेट होती रहती है, और SCO को भारत ने एक तरीके से ज्वाइन किया था 2017 में। भारत और पाकिस्तान दोनों ने यहाँ पर 2017 में ही SCO को ज्वाइन किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाल ही में स्पिन स्कीम चर्चा में था। स्पिन जो है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम पे मेन फोकस रखा गया है पॉटर्स के ऊपर, जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी से सामान बनाते हैं, तो उनको एक तरीके से सपोर्ट करने की बात करी गई थी इस स्कीम के अंडर में। लेकिन उससे पहले जान ये लो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है। तरीके से यहाँ पर KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है KVIC इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अंडर में। इसका मेन काम क्या है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये काम किसके अंडर में करता है, MSME एक्ट के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में ये काम करता है। इसका मेन काम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करना होता है। खादी विलेज को प्रमोट करना होता है, ठीक है, खादी को प्रमोट करना होता है। बट उससे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर KVIC ने एक स्कीम को लॉन्च किया, और उस स्कीम का नाम है स्पिन स्कीम। स्पिन स्कीम में मेन फोकस रखा गया पॉटर्स के ऊपर।
पॉटर्स जो कुम्हार लोग हैं जो मिट्टी से सामान बना रहे हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा। सपोर्ट किस प्रकार का दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनको कोई सब्सिडी प्रोग्राम, मतलब कि उनको बैंक से लोन वगैरह मिल जाएगा, मतलब जो लोन है उनको बहुत ईजी मिलेगा बैंक से। अगर वो लोन लेना चाहेंगे तो वो आराम से ले सकेंगे और लोन लेने के बाद अपना काम बढ़ा सकते हैं, इससे उनकी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी यहाँ पर कोई ये सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है, इस पर कोई सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुम्हार को एक छूट दे रही है। ये लोग बैंक को जाकर लोन ले सकते हैं और बैंक से जो लोन लेंगे वो कोलेटरल फ्री होगा, मतलब इनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होगी, कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी रखने की। यहाँ पर ये लोग ऐसे ही लोन ले सकते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लोग लोन को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में ये इन लोन को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोकस रखा गया था, तो ये आप आइडिया रखना। उसके बाद एक आर्टिकल, ज़बरदस्त आर्टिकल चर्चा में था। दुनिया का पहला एक बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है और वो बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 5 कंट्री के अंदर फैला हुआ है। डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल था। हमने डिस्कस किया था कि हाल ही में एक तरीके से जो मुरा द्रावा दानूब है इसको डिक्लेयर किया गया दुनिया का पहला 5 कंट्री के अंदर आने वाला बायोस्फीयर रिजर्व। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है, देखो अभी तक जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो एक कंट्री के अंदर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है अब की 5 कंट्रीज कौन कौन सी है कि ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया। तो इन 5 कंट्रीज के अंदर ये आप कह सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। तो इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन मिल चुका है और ये दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 5 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कैसे डिक्लेयर किया जाता है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको 3 जोन्स देखने को मिलता है। एक होता है कोर एरिया जहाँ पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि काफ़ी खतरे में हैं, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसके जो किनारे होता है वो दूसरा एरिया होता है बफर जोन, ठीक है। 3 जोन होते हैं, एक होता है बफर जोन। बफर जोन के अंदर आप लोग जाकर रिसर्च वगैरह कर सकते हो, रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट एक और जोन होता है जिसको ट्रांजिशन एरिया बोलता है। ट्रांजिशन एरिया के अंदर जो ट्राइबल पीपल होती हैं वो रह सकते हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो रह सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से बफर जोन को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये तीनों जोन्स हैं तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कंट्री उसको एक इंटरनेशनल स्टेटस देती है कि हाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो इंटरनेशनल स्टेटस देने के लिए एक बॉडी है यूनेस्को यहाँ पर इसको इंटरनेशनल डेजिग्नेशन देता है। तो आपको याद रखना है करेंटली दुनिया भर में लगभग 727 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 131 कंट्रीज के अंदर, जिसमें से 22 जो है ट्रांस बाउंड्रीज बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत के अंदर बात करें तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जहां पर एक आप कह सकते हो दुनिया भर का एक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है भारत के अंदर, वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का आप देख पाओगे, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच में ये ओपन होगा मार्च 2023 तक। अब यहाँ पे हमें जानने की क्या ज़रूरत है, इस एक्सप्रेसवे के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी बातों के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है, ये एक्सप्रेसवे टोटल लगभग 1350 किलोमीटर का होने वाला है। इसके अंदर लगभग 12 लेन्स तक यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलेगा, जो लगभग पैसा है वो 90 करोड़ रुपए तक का पैसा लगाया जा रहा है इसके अंदर। डेडलाइन 2023 की है और यहाँ पर आप कह सकते हो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हो उस हाईवे पर। ये दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करेगा ये हाईवे। प्लस एक क्वेश्चन ये है, ये कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करता हुआ निकलेगा, तो ये हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए निकलेगा। राजस्थान के अंदर 380 किलोमीटर का होगा, मध्य प्रदेश के अंदर 370 किलोमीटर का, गुजरात के अंदर 300 किलोमीटर का, महाराष्ट्र के अंदर 120 किलोमीटर का और हरियाणा के अंदर 80 किलोमीटर का। तो यहाँ पर इस प्रकार से हाईवे होने वाला है और इस हाईवे के अंदर बहुत सारी फायदे हैं, बहुत सारी एक तरीके से फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या हैं, देखो ये हाईवे ना बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलेगा। तो जहाँ जहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलेगा तो वहाँ पे जहाँ पर आप कह सकते हो जब ये सेंचुरी से निकालेंगे तो अगर रास्ता काट के बनाया जाएगा तो उस पर कुछ इस प्रकार से जानवरों के लिए पुल बनाया जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया तक अगर किसी जानवर को आना है तो वो रोड क्रॉस ना करे। अगर वो रोड क्रॉस करता है तो बहुत सारे जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो उसके लिए पुल बनाया गया है। इसके तरीके मतलब एक कह सकते हो रोड एक टनल बनाई गई है, इसके नीचे से गाड़ी निकल जाएगी और ये जो पुल होगा इसके ऊपर से जानवर इधर से इधर आ सकेगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, नीति आयोग ने यहाँ पे अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स को जारी किया। अब यहाँ पे बोला कि देखो अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए। सबसे पहले आपको सीखना होगा अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन मतलब जो लोग हैं वो गांव या फिर जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से बढ़कर एक टाउन पर आए, एक सिटी पर, एक बड़े शहर के अंदर लोग सेटल होना चालू हो जाएं।
उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पूरे देश का 75% जो अर्बन पॉपुलेशन है पूरे देश का वो 10 राज्यों के अंदर है, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला। इन सारे स्टेट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो शहर के अंदर रहते हैं, ये आप कह सकते हो। अगर हम स्टेट वाइज सिनेरियो देखें तो गोवा, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र के अंदर लगभग 40% अर्बनाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पर जो बिहार, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर लगभग 31% का अर्बनाइजेशन है। उसके बाद जो दिल्ली हो गया, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर 75% का अर्बनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अर्बनाइजेशन की आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है? देखो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना टारगेट रख रखा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग यहाँ पर शहरीकरण में आगे बढ़ेंगे इससे हमारी इकोनॉमी वगैरह भी जनरेट होती हुई नजर आएगी। और हमारा टारगेट है साल 2024 तक हम लोग अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जनरेट कर सके, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम लोग अचीव कर सके, ये हमारा टारगेट है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह हम लोग ग्रो कर सके, ये भी हमारा टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट ये पब्लिश करता था, अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी इसके अंदर, तो वर्ल्ड बैंक ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लो तो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 के अंदर। इसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। 5 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? एक है IBRD, एक IDA, IFSC, ICSID और मीगा। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों बॉडीज़ को मिलाकर एक वर्ल्ड बैंक बनता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2-3 इंस्टीट्यूशंस और देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर 189 मेंबर्स कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। इंडिया भी जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, ध्यान रखना है। जो है वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पब्लिश करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। उसका हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो हाल ही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जो सन स्क्रीन होते हैं, जब आप यहाँ पर धूप में निकलते हो तो बहुत सारे लोग सन स्क्रीन का इस्तेमाल करते होंगे। उस सन स्क्रीन के अंदर लगभग 3 एक तरीके से टॉक्सिक केमिकल्स मिले हुए हैं, और वो 3 केमिकल्स कौन कौन से हैं? एक है ऑक्सीबेंजोन, एक है ऑक्टीनॉक्साइड और दूसरा है ऑक्टीक्रिलिन। तो यहाँ पर ये जो 3 केमिकल्स हैं, इन 3 केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो, इन 3 केमिकल्स को निकाला जाए, इस वजह से यहाँ पर डिमांड करी गई। जो भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा लोगों ने पेटिशन डाला, लोगों ने बोला कि जितने भी ये केमिकल्स हैं इनको ग्रेस कैटेगरी 2 में डाला जाए, मतलब कि ये सेफ नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, और इनको सनस्क्रीन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरा है। होता क्या, सनस्क्रीन आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? ताकि जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं उसको, उससे आप प्रोटेक्शन ले सको, क्योंकि यूवी रेस कहीं ना कहीं हमारे जो स्किन है उसको डैमेज करती हुई नज़र आती हैं। तो उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए आप यहाँ पर इन सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो। और जो ये सब सनस्क्रीन है इसके अंदर यहाँ पर ये 3-4 केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये खुद यहाँ पर एक बहुत बड़े जहर हैं हमारे बॉडी के लिए, जैसे ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनॉक्साइड, होमोसोलेट और यहाँ पर ऑक्टीक्रिलिन, ये आपको 3 देने को मिलेंगे। जब भी आप सनस्क्रीन लो तो उसमें 2 चीज़ देख लेना, ये चीज़ होनी चाहिए, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सेफ मिनरल्स हैं, अगर ये होते हैं तो आप सनस्क्रीन परचेज कर सकते हो। ये 4 चीज़ें तो सनस्क्रीन को मत परचेज करना, ये केमिकल्स हैं। इनसे नुकसान क्या होता है? इनसे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ है वो तो डैमेज होगी, साथ ही साथ जो मैरीन हेल्थ होती है पानी के अंदर, यहाँ पर जानवर डैमेज हो जाएंगे। जानवर के साथ साथ जो कोरल रीफ्स है वो भी बर्बाद होती हुई नजर आती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था शून्य कैंपेन के बारे में। नीति आयोग ने हाल ही में शून्य कैंपेन को लॉन्च किया था। ये शून्य कैंपेन क्या है? तो रिसेंटली जो शून्य कैंपेन को लॉन्च किया गया था, इसका मेन टारगेट है जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। मतलब क्या है, आज के टाइम पर भारत के अंदर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे देखने को मिलेंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब देखने को मिलेगा। हम लोग सामान मंगाते हैं, आपके घर पे सामान आता होगा, तो वो जो इंसान सामान लेकर आता होगा, वो बाइक या स्कूटी किसी से भी आता होगा, उसके अंदर पेट्रोल डल रहा है। अगर वो बाइक स्कूटी अंदर पेट्रोल डलेगा उससे पोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, शून्य कैंपेन का फोकस ये रखा गया, जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो भी आपके पास घर पे डिलीवरीज होंगी, डिलीवरीज में जो भी इस्तेमाल यहाँ पे बाइक या फिर कोई भी यहाँ पर स्कूटी वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, प्लस इससे और भी लोग इंस्पायर होंगे, प्लस वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। तो ये शून्य कैंपेन के अंदर एक फोकस रखा गया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूपी के अंदर गुप्ता पीरियड के जो टेम्पल्स हुआ करते थे उसके रिगार्डिंग 2 नए पिलर मिले हैं, जो भी हमारा गुप्ता एम्पायर था उसके टाइम पर। तो आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पर किस प्रकार के पिलर मिले थे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 पिलर यहाँ पर मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं पिलर? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये पिलर उत्तर प्रदेश का जो एटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक गाँव है बिलसड़ गाँव, ठीक है, वहाँ पर ये पिलर मिले हैं। और एक तरीके से बिलसड़ साइट बहुत पहले ये प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दी गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, ये जो गुप्ता पीरियड के टाइम का मिला है, खासकर यहाँ पे फोकस रखा गया है कि जो गुप्ता पीरियड है वो कैसे चलता था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पिलर है ना,
इस पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हुए हैं। इनके इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ यहाँ पे गाड़ के कुछ लिख दिया है, कुछ अलग अलग सिंबल्स बना दिए गए हैं, तो उस प्रकार के सिंबल्स वगैरह देखने को मिलते थे, तो यहाँ पर इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में जान लो। गुप्ता पीरियड में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा श्रीगुप्ता आए, उसके बाद यहाँ पर घटोत्कच आए, उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त वन आए, देन उसका समुद्रगुप्त आए, उसके बाद चंद्रगुप्त टू आए। कुमारगुप्ता के टाइम पर यहाँ पर ये जो टेम्पल था उसके बारे में चर्चा हो रही है। उस समय यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली थी। कुमारगुप्ता वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी फाउंड करा था। उसके बाद स्कंदगुप्ता आए, उसके बाद विष्णुगुप्ता आए। तो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर है, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब अगले आर्टिकल में चर्चा हो रही है ग्लोबल मीथेन प्लज के बारे में। हुआ क्या है, हाल ही में यूएस और यूके ने मिलकर डिस्कशन किया कि ये लोग पोल्यूशन को कम से कम करेंगे। और आपको मालूम होगा आने वाले टाइम पर नवंबर में एक मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, 26वीं मीटिंग है ये। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज को डिस्कशन होगा, क्लाइमेट चेंज को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर यूके और यूएस ने मिलकर जो अभी हाल ही में मीटिंग करी है उसके अंदर ये फोकस रखा गया जो मीथेन है उसको हम लोग कैसे कम से कम कर सकते हैं हमारी एक तरीके से एनवायरमेंट में से। मीथेन क्या है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि काफ़ी खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कम करने की बात की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था G20 एग्रीकल्चर मीटिंग हुई है हाल ही में 2021 के अंदर। अब यहाँ पर जो ये मीटिंग हुई है ये 20 कंट्रीज़ के अंदर में हुई। यहाँ पर जो G20 कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पर आपको ये कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, मैक्सिको, कनाडा, यूएस, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, रशिया, यूके, जर्मनी, तुर्की, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सारी यहाँ पर आपको G20 के अंदर ये कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। और इन कंट्रीज़ के अंदर ये मीटिंग हुई आपस में। इन कंट्रीज़ की अपनी खुद की एक पावर है, क्योंकि अगर हम बात करें पावर की तो दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है 2/3 पॉपुलेशन इन कंट्रीज से बिलोंग करती है। प्लस 85% तक जो GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो ये कंट्री मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। प्लस 75% तक जो दुनिया भर का व्यापार है वो यहाँ पर ये कंट्रीज़ मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। अब जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में हाल ही में एक चार्टर को साइन किया गया, वो चार्टर है फ्लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर। इस चार्टर के अंदर बोला गया जो ये G20 मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में जो कोऑपरेशन है, एक तरीके से जो एकता है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, ये मेन फोकस रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कंट्रीज़ मिलकर फोकस करेंगी कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 को टैकल करने के लिए यहाँ पर ये कंट्रीज़ काम करेंगी। प्लस उसके बाद दुनिया भर में जो एक तरीके से भुखमरी है, भुखमरी को कम से कम किया जाएगा। इंडिया ने भी अपना इसी प्रकार का स्टैंड रखा था कि इंडिया यहाँ पर फोकस करेगा ट्रेडिशनल फूड के ऊपर, बायो फोर्टिफाइड फूड के ऊपर, यहाँ पर ये फोकस रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी हमने कुछ और आर्टिकल यहाँ पर ईस्ट इंडिया का स्टैंड देख लिया है। हाईलाइट्स आप इस मीटिंग में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये आर्टिकल था। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ कोविड-19 को लेकर और जीरो हंगर को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करके एक आर्टिकल आया था, आपको मालूम होगा। डाउन टू अर्थ ने इस आर्टिकल को कवर किया था। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, तो यहाँ पर उस पर फ्रंट पैक ऑफ लेबलिंग ऐसे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग FOP बोलते हैं। उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कितना फैट है, कितने यहाँ पर सैचुरेट्स हैं, कितनी शुगर है, कितनी सॉल्ट है, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पे बोला गया भारत जो है आज के टाइम पर इसको क्लियरली लेबलिंग नहीं दिखा रहा है। भारत यहाँ पर इस लेबलिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, इसने 2018 में एक रूल्स रिलीज करे थे, ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस। इसमें यहाँ पर ये बोला गया था इस लेबलिंग का इस्तेमाल होगा। इस लेबलिंग का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको फायदा होगा। वो लोग पढ़ सकते हैं कि हाँ, और साथ ही साथ हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, अपना एक तरीके से अच्छे फूड की चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। उस पर अगर लिखा होगा कि हाँ इस फूड के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन भारत इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये बोला गया भारत के अंदर यहाँ पर लेबलिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। लेबलिंग कुछ इस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उस प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग लेबलिंग देखने को मिलती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी कैलोरीज वगैरह हैं। ओके, उसके बाद हाल ही में यहाँ पर एक आर्टिकल चर्चा में था जिसका नाम है वूली मैमोथ करके एक आर्टिकल था। वूली मैमोथ यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक बड़ा सा मैमल है। वूली क्यों बोला गया है, इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो वूली मैमोथ है ये बहुत पहले खत्म हो गए थे, बहुत पहले। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो ये बहुत पहले पाए जाते थे। वूली मैमोथ का जो एक तरीके से साइंटिफिक नेम है, इनका साइंटिफिक नेम है मैमोथस प्रिमेगिजेनस। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वूली नॉर्दर्न प्लस साइबेरियन मैमोथ इनको बोला जाता था। और यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय पहले खो गए, एक तरीके से ख़त्म हो गए। इनको वापस से लाने की बात करी गई है। अब इनको वापस से कैसे लाया जाएगा, इनको वापस से लाया जाएगा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। होगा क्या, जो आज के टाइम पर एशियन एलिफेंट्स हैं, एशियन एलिफेंट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं यानी DNA RNA जो भी होता है उसके अंदर बदलाव करा जाएगा। बदलाव कैसे करा जाएगा, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी से जैसे यहाँ पर
डीएनए का एग्जाम्पल लिया गया है, तो डीएनए को काटा जाएगा, काटने के बाद यहाँ पर एक नया जीन ऐड कर दिया जाएगा। तो नया जीन ऐड करने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्या होगा, जो एशियन एलिफेंट है उसके अंदर नया जीन डाल देंगे। और नया जीन किसका डालेंगे, नया जीन डालेंगे यहाँ पर वूली मैमोथ का, वूली मैमोथ का डालेंगे। तो जो एशियन एलिफेंट है वो नया बच्चा पैदा करेगा, वो एक वूली मैमोथ ही पैदा करेगा। इससे यहाँ पर हम लोग वापस से पॉपुलेशन को लेकर आ सकते हैं, ये फोकस रखा गया। ठीक है, अब आप कहोगे जीन कैसे आएगा, तो जीन ऐसे आएगा क्योंकि जो ये वूली मैमोथ है इसकी हमें डेड बॉडी मिली है बहुत पुराने साल, लगभग 4000 साल पुरानी एक डेड बॉडी मिली है इसकी, और उसके अंदर यहाँ पर पाया जा रहा है उसके जेनेटिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। तो जेनेटिक्स का उन्हीं जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा एशियन एलिफेंट के अंदर, और फिर एशियन एलिफेंट के अंदर जब वो जन्म देगा दूसरे बच्चे को तो वो वूली मैमोथ पैदा होगा। ऐसा यहाँ पर हमने आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया था। आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिविजन दे रहा हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल में भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था रेल कौशल विकास योजना के बारे में। तो यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उन्होंने यहाँ पर रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया। ये जो योजना है ये एक योजना के अंडर में लॉन्च हुई है। ये योजना रेल कौशल विकास योजना लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से जो भी लोग हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो यहाँ पर काम कर सके, एक तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको ध्यान रखना है रेलवे सेक्टर के अंदर जॉब्स देने की बात करी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया लगभग 4 लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट और फिटर हैं उनके ऊपर फोकस रखा जाएगा। इसका मेन फोकस है, इस एक तरीके से योजना का मेन फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके, प्लस यहाँ पर उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर ये जो पूरी स्कीम है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में लॉन्च हुई है। आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी मेन फोकस यही है कि जो लोग हैं उनका कौशल हो, लोगों का विकास हो, लोग जो है अपने स्किल्स के अंदर इंप्रूव करते रहें। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था सी क्यूकम्बर के बारे में। सी क्यूकम्बर ये वाला जानवर आपको देखने को मिलेगा, ये चर्चा में आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोस्ट गार्ड ने हमारे लगभग 2000 किलो सी क्यूकम्बर को एक तरीके से सीज किया है, इसको जब्त किया है। ये कहाँ पे जब्त किया गया है, तो गल्फ ऑफ मन्नर और पाक बे एरियाज़ के अंदर यहाँ पे जब्त किया गया। गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पर है, तो आपको तमिलनाडु से नीचे वाला एरिया गल्फ ऑफ मन्नर देखने को मिलेगा। ये पाक बे देखने को मिलेगा। यहीं पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन सी क्यूकम्बर को सीज किया गया। और सी क्यूकम्बर एक तरीके से यहाँ पर किस प्रकार के होते हैं आप लोगों ने पिक्चर में देख लिया है। सी क्यूकम्बर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होते हैं मैरीन एनवायरनमेंट के लिए। और एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं गार्बेज को कलेक्ट कर, जो कूड़ा होता है कूड़े को ये कलेक्ट करते हैं अपने पास, कूड़े को कलेक्ट करके रख लेते हैं, कूड़ा कलेक्टर इनको बोला जाता है। प्लस उसके बाद ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी छोड़ते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो एक तरीके से कोरल सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी कोरल क्या होती है, मैंने अभी आपको पिछले कुछ स्लाइड्स के पहले दिखाया था। कोरल सिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये सी क्यूकम्बर का काफ़ी हद तक फायदा है। तो सी क्यूकम्बर क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक आइडिया आप रख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था हैवेना सिंड्रोम के बारे में। तो आर्टिकल ये था कि हाल ही में एक सीआई ऑफिसर है जो कि भारत के अंदर आए थे, भारत के अंदर आते हुए यहाँ पर इनको हैवेना सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स महसूस होने लगे। तो हैवेना सिंड्रोम क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हैवेना नाम कहाँ से आया है, तो क्यूबा एक कंट्री है, क्यूबा का यहाँ पर आपको कैपिटल देखने को मिलेगा हैवेना, वहाँ से यहाँ पर एक तरीके से नाम लिया गया है हैवेना सिंड्रोम का। जो ये हैवेना सिंड्रोम है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो इंसान का दिमाग होता है वो कहीं से कहीं बुरी तरह से अटैक होता है, कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर इंजरी भी देखने को मिल जाती है। उसको एक तरीके से लाउड साउंड आ रही है या फिर टन सी आवाज़ आ रही है उसके कानों के अंदर, वाइब्रेशन हो रहा है उसके हेड के अंदर, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, वो सही से चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। प्लस उसके बाद नॉइस की कंडीशन देखने को मिलती है, सर में दर्द हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो जो बॉडी का वेट वगैरह है वो भी कम होने लगता है, मसल लॉस होने लगता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से हैवेना सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। तो ये हैवेना सिंड्रोम पाए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के अंदर। और हैवेना सिंड्रोम क्या है ये आपको पता चल गया है। हैवेना सिंड्रोम साल 2016 के अंदर सबसे पहली बार देखा गया था हैवेना कंट्री के अंदर, क्यूबा की कैपिटल के अंदर। इस वजह से इसको हैवेना सिंड्रोम बोलते हैं। हैवेना सिंड्रोम के पीछे अभी बहुत सारे रिसर्च और एनालिसिस चल रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है हैवेना सिंड्रोम का अभी भी नहीं पता चला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो माइक्रोवेव है उसका इस्तेमाल करते हैं, उस वेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस सही से प्रूव नहीं कर पाई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये कुछ कल आर्टिकल डिस्कस करे थे, ये हमने कल ये वाले आर्टिकल डिस्कस करे थे। तो इन आर्टिकल को आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर एक रिवीजन ले लेते हैं कल वाले आर्टिकल्स का भी, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ठीक है, ये हमने कल ही सब कुछ डिस्कस किया है, तो यहाँ पर रिवीजन ले लेते हैं। इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। प्लस यहाँ पर आप लोग ये बताना कि जो भारत है एक तरीके से उसकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर क्या रैंक आई है। उसके बाद एक्सरसाइज समुद्र शक्ति के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, बताना कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज समुद्र शक्ति होता है। उसके बाद एक
नई प्रजाति मिली है हाइबोडोन शार्क की। जो ये शार्क है इसका साइंटिफिक नेम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एग्जैक्टली कौन से पीरियड से बिलोंग करती है शार्क, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। उसका कल हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर एक तरीके से कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सेफ्टी भरपूर फूड मिलता है, मतलब फूड सेफ्टी है, एक सुरक्षित आपको खाना मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स लॉन्च कराया गया था, ये तीसरा इंडेक्स था। आपको बताना है कौन सा स्टेट है, मुझे बता दो टॉप नंबर का स्टेट जहाँ पर एक तरीके से फूड सेफ्टी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए और भारत के विजिट पर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इंडिया और सऊदी के रिलेशन ज़रूर बताना, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था जो चावल है, आज के टाइम पर चावल का रोल बहुत ज़्यादा है नॉरिशमेंट को इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारी जो वेमेन है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो यहाँ पर क्या है उन वेमेन के लिए ये राइस बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये तरीके से जो राइस है ये फोल्क वेराइटीज़ का राइस है, आपको ध्यान रखना है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना यहाँ पर ये जो राइस है ये क्या फ़ायदा देगा वेमेन को, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया था। ओके, एक तरीके से आपका ये कल का भी रिवीजन हो जाएगा। नाउ गाइस इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका कंप्लीट सप्ताह का रिवीजन हो चुका है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।